welcome to my channel. It's me Simran Sahni and welcome to the MCQ marathon series of class 11th English. तो all the class 11th English students, I mean to say class 11 students, आज हम करेंगे डिस्कवरिंग द सागा कंटिन्यूज के MCQ क्वेश्चन. आज की इस वीडियो में मैं आपको हर टाइप के MCQ क्वेश्चन कराने वाली हूँ, चाहे वो केस बेस्ड हो, आप लोगों के वर्ड मीनिंग बेस्ड हो, जैसे वर्ड मीनिंग्स एंटोनियम्स लिखने को आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, थॉट बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो. बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं. इसी तरीके से मैंने क्लास 11th इंग्लिश के सारे ही चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट कर दिए हैं. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहाँ पे आपको 11th इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी. उस प्लेलिस्ट में आप किसी भी स्ट्रीम के हो, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, ऑल द स्टूडेंट्स गो एंड चेक आउट दैट प्लेलिस्ट. सबसे पहले तो तुम्हें क्लास 11th की इंग्लिश का फुल सिलेबस मिलेगा. मैंने सारे ही चैप्टर्स को बहुत डिटेल्ड वे में समझाया, समरी नहीं दी है, मैंने डिटेल वे में समझाया है विद 1 मार्कर्स. बिकॉज जो मैंने जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है उसमें मैंने आपको बीच बीच में 1 मार्कर्स भी बताए हैं, प्लस डिटेल में चैप्टर को समझाया है. बस ये नहीं कि इसने ये कहा, ऐसा हुआ. नो, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द चैप्टर एक्सप्लेन, वो भी बहुत कम समय में विद द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो आपको अपने एग्जाम के लिए याद होनी चाहिए, समझी भी होनी चाहिए. तो गो एंड वॉच द वीडियो फर्स्ट. डिस्कवरिंग तक तो वैसे भी इस चैप्टर में लॉट इज हैपनिंग इन दिस चैप्टर. तो पहले अगर चैप्टर नहीं पढ़ा तो जाके चैप्टर पढ़ो एंड देन डू दिस MCQ मैराथन सीरीज. एक बार ऐसे करके देखना, पहले चैप्टर पढ़ो एंड फिर इस MCQ मैराथन को चला के देखना. एक आंसर तुम्हें आता होगा, क्योंकि मैं चैप्टर ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, साथ में MCQ बताती हूँ, 1 मार्कर बताती हूँ कि यू विल बी एबल टू आंसर इट. तो स्टार्ट करते हैं अपने MCQ क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज हु इज द बॉय इन द पिक्चर एंड इन द अबव लाइन्स. तो ये भी देखते हैं अबव लाइन्स, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट गिवन है, ये जो पैरा गिवन है, इसमें किस बॉय की बात हो रही है और ये फोटो में कौन सा बॉय है. He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. तो अब आपको ये बताना है ये किसके बारे में बात हो रही है एंड ये पिक्चर किसकी है. अमेन टॉप 3, किंग टट, अमेन टॉप 4 या नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज B1, दैट इज किंग टट. Okay, next question. King Tut was the last heir of powerful dynasty of rulers in ancient dash. तो कौन सी जगह के पावरफुल डायनेस्टिक रूलर थे ये? मेसोपोटामिया के, ईरान के, इंग्लैंड के या इजिप्ट के. तो करेक्ट आंसर इज D1, दैट इज इजिप्ट. एंड यू कैन यूज द लाइव चैट ऑप्शन टू टेल मी डाउन द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. अदरवाइज आप एक नोटबुक लो और उसमें ये सब नोट डाउन करते रहो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज ही लेड इन टू रेस्ट. तो उनको जो है रेस्ट पे, यानी कि उनके कॉफिन में कैसे उनको, मतलब कि तो उनको रेस्ट पे कैसे रखा गया था इन हिज कॉफिन? विद गोल्ड, विद सिल्वर, विद हिज फैमिली, विद हिज फादर. तो करेक्ट आंसर इज A1, दैट इज विद गोल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन आफ्टर ही वॉज लेड, यानी कि जब उनको कॉफिन में ही वॉज लेड इन टू रेस्ट, उसके बाद क्या होता है? ही वॉज प्रेस्ड, उनको बहुत प्रेस करा जाता था पूरे वर्ल्ड में. ही वॉज वर्शिप्ड बाय पीपल, लोग उनकी पूजा करते थे. ही वॉज इवेंचुअली फॉरगॉटन, सब उन्हें भूल गए या ही वॉज अवेक, उड़ गए वो एकदम से. तो करेक्ट आंसर इज C1, दैट वॉज ही वॉज इवेंचुअली फॉरगॉटन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज किंग टट टूम डिस्कवर्ड. किंग टट का टूम कब डिस्कवर हुआ था? 1922, 1920, 1981, 1991. तो करेक्ट आंसर इज A1, 1922. एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का हमारे. नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the speculation about his death in modern world. तो उनकी डेथ को लेकर जो किंग टट हैं उनके लिए बहुत स्पेकुलेशन, मतलब कि अफवाहें और कुछ बातें हैं. तो वो क्या है? दैट उनकी डेथ कैसे हुई थी? मर्डर से, एक्सीडेंट से, सुसाइड था या नन. तो करेक्ट आंसर इज A1, दैट मर्डर. ऐसा कहा जाता है कि उनका मर्डर हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offer new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's feruha. तो अब हमें ये बताया गया है, now this is a case based question, आपको केस दे रखा है that अब बता रखा है इसमें कि 80 साल बाद किंग टट को उनके टूम में से बाहर निकाला जाएगा फॉर द CT स्कैन. और वो CT स्कैन किस लिए हो रहा है? फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए ऑन द बॉयज फेरुआ, यानी कि उनकी बॉडी से रिलेटेड जो कुछ बातें उन लोगों को पता थी उनको जानने के लिए उनका CT स्कैन करा जा रहा था. एक मम्मी का CT स्कैन करा जा रहा था. आपको पता है ना, CT स्कैन एक मशीन होती है, उसमें यूजुअली जो है पेशेंट को मतलब रखा जाता है एंड दे गो इनसाइड एंड पूरा बॉडी का चेकअप हो जाता है. बट यहाँ एक मम्मी का CT स्कैन होने वाला था. हु वॉज लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम. कौन अपने टूम को छोड़ के बाहर आ रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम? टूम वो जहाँ पे उनकी कॉफिन रखा गया था, उससे बाहर आ रहे थे. Amenhotep III, King Tut, Amenhotep IV, none of these. तो correct answer is King Tut. Next question. After how long he was leaving his tomb? कितने सालों बाद वो अपने tomb से बाहर आ रहे थे? After 30 years, 80 years, 100 years, 800 years. तो correct answer 80 years. Why he was taken out from his tomb? तो उन्हें tomb से बाहर क्यों निकाला जा रहा था?
फॉर CT स्कैन, फॉर रिसर्च या नन? तो करेक्ट आंसर इज A1, दैट इज फॉर CT स्कैन. नेक्स्ट क्वेश्चन, CT स्कैन ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ, डेथ, मैरिज या बोथ A and B? तो आपको ये बताना है CT स्कैन उनकी लाइफ और डेथ से रिलेटेड बात जानने के लिए था, मैरिज से रिलेटेड था या बोथ A and B? तो करेक्ट आंसर इज D1, दैट इज बोथ A and B. उनकी लाइफ और उनकी डेथ से रिलेटेड बातें जानने के लिए CT स्कैन कराया जा रहा था. तो करेक्ट आंसर इज D1, क्योंकि वहाँ पे बोथ A and B लिखा है और A ऑप्शन लाइफ है, B ऑप्शन डेथ है. Next question, question CT scan was conducted to get precise data for accurate dash of the boyish Feroha. तो CT स्कैन क्यों करा जा रहा था? एक्यूरेट रिसर्च के लिए, एक्यूरेट प्रोजेक्ट के लिए, एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए, एक्यूरेट एक्सपेडिशन के लिए ऑफ द बॉयज फेरोआ. बॉयज फेरोआ कौन है? वही किंग तट. तो करेक्ट आंसर है C1, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन. उनकी बॉडी से रिलेटेड जो उनको बातें जाननी थी, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए उनका CT स्कैन करा जा रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ CT स्कैनर? किस समय पे जो है मम्मी को जो है किंग तट की CT स्कैनर में डाला गया था? 6 PM ऑन January 5, 2005, 7 PM ऑन January 5, 2009, 6 AM ऑन January 5, 2005 या 6 PM ऑन 7 January 2005? तो करेक्ट आंसर इज A1, दैट इज 6 PM ऑन January 5, 2005. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of his little understood young ruler who died more than dash years ago. तो करेक्ट more than, तो तुम्हें बेसिकली ये बताना है कितने साल पहले उनकी डेथ हुई थी. 3300 years ago, 3000 years ago, 4000 years ago या 300 years ago? तो करेक्ट आंसर है 3300 years ago. Tut tomb was discovered by, तो किंग तट है उनका टूम किसने डिस्कवर करा था? हॉवर्ड कार्टर, जॉन कास्टा, विलियम डैनिया, नन ऑफ दिस. तो करेक्ट आंसर इज A1, हॉवर्ड कार्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक कट टूम was some dash feet under the ground. तो तुम्हें किंग तट का टूम जो था कितने फीट अंडर ग्राउंड के था? 27, 26, 2016. तो करेक्ट आंसर इज A1, नो सॉरी B पे है हमारा 26 फीट. तो करेक्ट आंसर इज B1, दैट इज 26 फीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मम्मी इज इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, सेड जाही हवास. तो जाही हवास जी कहते हैं कि 1920 में जो है, लगभग 1920 में जो कार्टर ने मम्मी के साथ करा किंग तट की, उसकी वजह से वो बहुत घबराए हुए थे. तो अब आपको ये बताना है कि जाही हवास जी कौन है? तो जाही हवास सेक्रेटरी चीफ है इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स के, या फिर सेक्रेटरी जनरल है इंग्लैंड के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स के, जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स. तो करेक्ट आंसर इज C1, दैट इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ. ठीक है, तो ये याद रखना आप, A और C ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है, तो डायरेक्ट आप लर्न कर लेना दैट ही वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द बॉयज फेरोहा? बॉयज फेरोहा कौन है? जो ऊपर बॉय एंड उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, तो कौन है वो बॉय फेरोहा? एम इन द टॉप 3, King Tut, am in the top 4, none of these. The correct answer is which one? You will tell me now in the comment section. Next question, Tut's mummy was scanned on 5th January, but in which year? This you will tell me. 2005, 2006, 2007, 2009. The correct answer comments में बता दो मुझे. Next question, King Tut was also buried with everyday things that he would want in the afterlife. Like, तो भाई यूजुअली आपको पता होगा इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स में मम्मी होती है और मम्मी के साथ में जो है जो जब डेथ होती थी तो वो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे. तो आफ्टर लाइफ में जो कुछ चीज़ें यूज़ आ सकती हैं वो रखते थे साथ में डेड बॉडी के. तो लेट्स सी क्या क्या रखा गया था किंग तट की मम्मी के साथ में? बोर्ड गेम्स एंड ब्रॉन्ज रेजर, लिनन गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ द, ये सब रखा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग द फर्स्ट कॉफन ही फाउंड. तो जब फर्स्ट कॉफन खोला गया तो क्या मिला था? अ श्राउड अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सिलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, या फिर गोल्ड ज्वेलरी एंड जेम्स, या फिर बोथ A and B. तो करेक्ट आंसर इज D1. जो फर्स्ट कॉफन था उसमें से श्राउड मिला था अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो और दूसरा ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सिलेरी, लोटस पेटल्स और कॉर्नफ्लावर्स, ये मिले थे उनके फर्स्ट कॉफन में से. गोल्ड और ज्वेलरी फर्स्ट कॉफन में से नहीं मिली थी, तो बोथ A and B, दैट इज D1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी he ran into trouble. The ritual resin had hardened cementic Tut to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later, what has to be done. तो भाई ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपका केस बेस के लिए है. तो क्या होता है, ये जो किंग तट की मम्मी है, सपोज करो आप, दिस इज़ द कॉफिन एंड ये बॉडी है मम्मी. ठीक है, ये बॉडी है किंग तट की. तो जब क्रेमेशन होता है तो बहुत सारे रेजन्स लगा के वो जो बैंडेजेस हैं वो लगाई जाती हैं. तो वो रेजन जो था, जो गोल्ड कॉफिन था, उससे नीचे चिपक चुका था. समझ गए कि उनकी बॉडी उस कॉफिन से चिपक गई थी. ठीक है,
अब जब उनकी बॉडी उस कॉफिन से चिपक गई थी, तो अगर वो उसको निकाल रहे थे बाहर तो बॉडी के ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर था। तो कार्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आप क्या करें, बॉडी तो सीमेंट की तरह, जैसे ईंट जो ऐसे सीमेंट से चिपक जाती है ना, ऐसे आपस में वॉल बन जाती है, उसी तरीके से बॉडी जो है वो गोल्ड के कॉफिन से चिपक चुकी थी। तो ही वॉज वेरी वरिड दैट अब क्या करा जाए। तो आप पहले तो लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो हु इज़ ही एयर, तो आपको यहाँ पे नहीं बता रखा ही कौन है, तो मैंने आपको बता दिया है ही कौन है, कार्टर है। ओके, तो एग्जाम में आपको 2-3 ऑप्शन और दिए जाएंगे ऑफ डिफरेंट आर्कोलॉजिस्ट, तो आप बस याद रखना कार्टर थे यहाँ पे ही, ठीक है। वाई डिड ही रन इन टू ट्रबल, तो उन्हें प्रॉब्लम क्यों हुई थी? द रिचुअल रेजन हैड हार्डन सीमेंटिंग टच टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन, गोल्ड कॉफिन पे चिपक गई थी मम्मी। द मम्मी वॉज नॉट देयर, मम्मी थी नहीं कॉफी के अंदर। मम्मी वॉज मेल्टेड बाय द रिचुअल रेजन, जो मम्मी थी वो मेल्ट हो गई थी रिचुअल रेजन से। तो करेक्ट आंसर इज एवन, दैट गोल्ड कॉफिन से वो चिपक चुकी थी। कार्टर फाउंड द मम्मीफाइड बॉडी सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ द डैश, तो मम्मीफाइड मम्मी जो थी वो किसके बॉटम पे जो थी चिपक चुकी थी? गोल्ड कॉफिन के, सिल्वर कॉफिन के, आयरन कॉफिन के, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर एवन, दैट इज गोल्ड कॉफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सॉल्यूशन बता रहे हैं हमें यहाँ पे दैट किस तरीके से कार्टर ने जो था मम्मी को, जो वो सीमेंट हो चुकी थी साथ में गोल्ड कॉफिन के, उसे कैसे बाहर निकाला था। तो ही सेट मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू द डैश डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो तुम्हें बताना कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने बाहर धूप में रख दिया मम्मी को कि वो जो रेजन्स है वो पिघल जाए और वो बाहर आ जाए। तो अब आपको टेम्परेचर बताना है, कितना टेम्परेचर में रखा था? 194 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, 140 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, 190 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो करेक्ट आंसर इज D1, दैट इज़ 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो, जो वो सॉलिड गोल्ड कॉफिन को बाहर रखते हैं धूप में, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो लेट्स सी, इसी की बेसिस पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग बच्ड, मतलब कि कुछ फायदा नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कॉन्सिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिजेल्ड अवे फ्रॉम beneath द limbs एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन। तो भाई अब जो कार्टर है वो बता देते हैं कि अगर मम्मी को कॉफिन में से बाहर निकालना है तो वो जो रेजन है उनको उसमें से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है चिजेल, और इसी पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड चिजेल। ये आपका टास्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड चिजेल, और ये आपको एग्जाम में इन अ वर्ड मीनिंग सिनोनियम फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the dash। तो ये बताया गया इसमें कि आज के समय पे आर्कियोलॉजी चेंज हो गई है, ट्रेजर पे फोकस कम करा जाता है, दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा। तो वो दूसरी चीज़ें क्या है? फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रूगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, बी कल्चर, सी लोकल ट्रेडिशन या डी फूड। तो करेक्ट आंसर इज इवन, डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इन डैश मोर देन 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact that beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing। तो जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, अगर चैप्टर नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सबसे पहले कार्टर जो है टूम ढूंढते हैं, डिस्कवर करते हैं और फिर मम्मी को जो है चेक करते हैं। उसके बाद एक बीच में आफ्टर 40 years ऑफ कार्टर डिस्कवरी, एक कौन थे, एनाटमी प्रोफेसर थे, उन्होंने किंग टट की मम्मी का एक्सरे लिया और उन्होंने ये कहा कि उस एक्सरे में जो किंग टट है उनकी चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन और जो फ्रंट रिब्स है वो मिसिंग है। तो ये बहुत ही स्टार्टलिंग रिवलेशन था। तो ये कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, ये बताना है आपको। 1960, 1908, 1986, 1968। तो करेक्ट आंसर इज D1, दैट इज इन 1968। कब? 1968, ऑलमोस्ट 20 years बाद जब कार्टर ने डिस्कवरी करी थी। उसके बाद वो कहते हैं कि जो एक्सरे है उसमें पता चला है कि उनकी जो रिब केज है वो नहीं है, फ्रंट रिब्स है वो नहीं है, किसके, किंग टट के। तो इट वाज रिलेटेड टू हिज, ऐसा मानने लगे कि हो सकता है उनकी डेथ इस वजह से हुई हो, किसी ने उन्हें मारा हो, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद अब थर्ड टाइम फिर उनका सिटी स्कैन होता है और उसके बाद हमें पता चल जाता है दैट ऐसा कुछ नहीं था, उनकी फ्रंट रिब्स भी थी, उनके जो रिब केस था वो सब कुछ परमानेंट था। अभी आप लास्ट क्वेश्चन में समझ जाओगे इस चीज़ को। तो गाइस, किंग टट की मम्मी को साथ आप देख सकते हो, पहले टूम डिस्कवर हुआ, सबसे पहले कार्टर ने चेक करी, तब रेजन से पक चुका था नीचे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बाहर रखा मम्मी को। उसके बाद ये एक्सरे वाला रेवोल्यूशन हुआ और लास्ट वाला जो जाही हवास कर रहे हैं, जिसमें वो बहुत डर रहे हैं मम्मी को चेक करते हुए, बिकॉज मम्मी को वो सोच रहे थे कि कार्टर ने बहुत नुकसान पहुँचाया होगा। तो 3 बार बातें डिस्कस हो रही हैं, पहले हमें कार्टर का बताया, बीच में हमें जाही हवास का बताने लगे, फिर हमें एनाटमी प्रोफेसर का बताने लगा, इसीलिए चैप्टर में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। सो गो एंड सॉल्व योर कंफ्यूजन बाय वाचिंग द वीडियो फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गए हैं हम किंग टट की फैमिली रिलेटेड बातों पर। Amenhotep III, the Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled almost 4 decades at the height of 30th dynasty golden age, etc etc। तो ये पूरा पैरा गिवन है एंड लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट।
तत्स ग्रैंडफादर एमेनोटॉप 3 रूल्ड फॉर, तो उनके ग्रैंडफादर ने कितने समय तक रूल करता, 80 ईयर्स, 20 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, तो करेक्ट आंसर इज 40 ईयर्स, जैसे कि ऊपर गिवन है। द न्यू फेरोआ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन डैश डैश। तो गाइस नहीं पता तो बता देती हूँ, ये जो एमेनोटॉप 3 थे इनके बेटे थे एमेनोटॉप 4। तो एमेनोटॉप 4 क्या करते हैं, वो एक बहुत ही अलग काम करते हैं वहाँ इजिप्ट के अंदर। वहाँ के जो गॉड थे, जिन गॉड को पहले पूजा जाता था, उनको पूजा करना बंद कर देते, एक न्यू गॉड की पूजा करने लगता है जिनका नाम था एटन। एंड एटन के आगे एक और चीज़ हमें बता रखी है, वो एटन कौन से गॉड थे वो, तो ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है दैट एटन वॉज द सन डिस्क गॉड, एटन वॉज द सन गॉड, एटन वॉज द मून डिस्क गॉड, या एटन वॉज द अर्थ डिस्क गॉड। तो करेक्ट आंसर इज A1 दैट एटन का मतलब क्या है, द सन डिस्क गॉड की पूजा करनी कौन शुरू कर देते हैं, जो नए फेरोआ थे यानी कि एमेनोटॉप 4। तो ये भी याद रखना है एग्जाम के लिए। लुक यहाँ पे गिवन है, द न्यू फेरोआ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन द सन डिस्क, चेंज हिज नेम टू अखेंटन और द सर्वेंट ऑफ एटन। और ये न्यू फेरोआ कौन है, एमेनोटॉप 4। इन्होंने एक नया एक इनिशिएटिव करा था वहाँ पे हमारे इजिप्ट के अंदर, दैट उन्होंने एक नए गॉड की पूजा करनी शुरू कर दी जिनका नाम था एटन, दैट इज द सन डिस्क गॉड। और उन्होंने खुद का नाम भी चेंज कर लिया, तो उसके बेसिस पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश चेंज हिज नेम टू अखेंटन। तो मैंने तो आपको बता दिया है कि एमेनोटॉप 4 ने करा था, बट अगर आपको नहीं पता था तो लर्न कर लो दैट जो एमेनोटॉप 5, 4, 6 या किंग टट, तो करेक्ट आंसर इज B1 दैट इज एमेनोटॉप 4। उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, अखेंटन रख लिया था, और वो उन्होंने खुद को कहा आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, और वो सन डिस्क गॉड की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। तो अखेंटन मीन्स, अखेंटन मतलब क्या होता है, जो उन्होंने अपना नाम रखा, अखेंटन मीन्स सर्वेंट ऑफ गॉड, गॉड ऑफ एटन, सक्सेसर ऑफ एटन, नन। तो करेक्ट आंसर इज A1 दैट इज सर्वेंट ऑफ एटन। तो अखेंटन मतलब क्या है, सर्वेंट ऑफ एटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेंटन नोन एज। तो जो एमेनोटॉप 4 थे ना, जब उन्होंने भगवान जी बदले जिनकी पूजा वो कर रहे थे, अखेंटन की पूजा करनी शुरू कर दी थी, तो उन्होंने कैपिटल सिटी भी चेंज कर दी थी वहाँ पे इजिप्ट में। तो कैपिटल सिटी उन्होंने नई बना दी थी अखेंटन, जिसको जाना जाता था किस नाम से, अमारना, तट, अराम या फिर अमारमा। तो करेक्ट आंसर इज A1 दैट इज अमारना। तो इसकी स्पेलिंग आप लोग लर्न कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे सिटी स्कैन के रिजल्ट पता चल रहे हैं हमारे को। मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन टच हेड स्कैन इन 0.6 एक्सेट्रा। ये केस गिवन है एंड लेट्स सी द क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन दिस। तो हाउ मेनी डिजिटल इमेजेस वर टेकन व्हाइल स्कैनिंग द मम्मी फ्रॉम हेड टू टो, 1700, 1500, 1600, 1800, करेक्ट आंसर A1 1700। टू प्रूव द सीक्रेट ऑफ टच डेट हिज हेड वॉज स्कैंड इन स्लाइसेस ऑफ, तो आपको बताना है कैसे स्कैन करा गया था उनको, 0.62 mm में, 0.52 mm में, 0.72, 0.8। तो करेक्ट आंसर इज A1 0.62। नेक्स्ट, किंग टट इज वन ऑफ द डैश मम्मीज टू बी स्कैन इन डेट इन लाइफ। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन से नंबर की मम्मी थी वो जिनको स्कैन करा गया था सिटी स्कैन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। किंग टट की मम्मी जो थी वो पहली ऐसी मम्मी थी जिसको सिटी स्कैनर में स्कैन करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 हम कर चुके हैं, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन 35। तो यहाँ पे आपको एक और केस गिवन है, बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, अ ग्रे हेड टुक अ शेप फ्रॉम स्कैटरिंग पिक्सल्स, नेक वर्टेब्रे केस है हमारा। एंड यहाँ पे जो सिटी स्कैन है उसकी इमेजेस जो निकली कंप्यूटर पे चली उसके बारे में बताया गया है। नेक बिल्कुल ठीक था जैसे एनाटॉमी क्लास में होता है। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल, बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। Sitting back in his chair, Zahi Hawa smiled visibly, relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said. यहाँ पे आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में बता दिया था चैप्टर में दैट सिटी स्कैन जो होता है तो उससे पता चल जाता है कि उनकी रिब केजेस बिल्कुल ठीक से थी। तो जैसे कि वो जो एनाटॉमी प्रोफेसर ने जो कहा था कि उनकी रिब केजेस नहीं है तो वो गलत था। जब सिटी स्कैन करा तो उनकी रिब केजेस की जो पिक्चर्स थी वो मिल गई हैंड की, उनकी बॉडी में सब कुछ इंटैक्ट था। और जो ज़ाही हवास है वो चैन की सांस लेते हैं कि चलो उनकी जो मम्मी है वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सोचा था सब गलत हो जाएगा बट ऐसा नहीं हुआ था। एंड वो बताते हैं कि वो एक रात पहले बिल्कुल भी सोए नहीं थे। तो दिस इज़ योर केस, लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो टू स्लीप, हु सेड, ज़ाही हवास या कार्टर। तो करेक्ट आंसर है ज़ाही हवास। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऊपर केस ना गिवन हो, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आए, तो इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। तो ज़ाही हवास ने कहा था अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द डैश एंड द ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल। तो आपको बताना है सेवरल व्यूज किसके मिले थे, रिब केज के, स्कल के, स्केलेटन के या बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर इज D1 बोथ ए एंड बी।
क्वेश्चन नंबर 37 और ये केस बेस्ड नहीं है, दिस इज स्टैंडअलोन एमसीक्यू। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ द डैश इन अ कूलर फैन। तो बीच में जब किंग टट की मम्मी को स्कैन करा जा रहा होता है तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। जो $1 million स्कैनर था उसका पंखा खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ डैश इन इट। तो किस वजह से खराब होता था पंखा? क्लॉथ, डर्ट, सैंड या वाटर। तो करेक्ट आंसर है C1। जो इजिप्ट की सैंड थी वो उसमें घुस जाती है और वो $1 million का स्कैनर खराब हो जाता है, फिर वो बाहर से पंखे लाकर जो है स्कैन करते हैं। ठीक है। 38 कर्स ऑफ द फेरोआ हु सेड। तो भाई जब ये स्कैनर का और पंखे खराब होते हैं ना तो एक जन कहता है दैट कर्स ऑफ द फेरोआ, ये श्राप है फेरोआ का क्योंकि हम फेरोआ का तंग कर रहे हैं उनकी स्लीप में से। तो कौन कहता है? जोक्ड अ गार्ड, एक गार्ड बोलता है, कार्टर बोलता है, जाही आवाज बोलते हैं या फिर विजिटर्स बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज A1। एक गार्ड जो बाहर खड़े होते हैं वो नर्वसली बोलता है दैट दिस इज द कर्स ऑफ द फेरोआ, हम फेरोआ को नींद में से जगा रहे हैं इसलिए कर्स है, पंखे खराब हो रहे हैं और भी पता नहीं कुछ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, दिस इज अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको ये बताना है पिक्चर किसकी है ये, व्हाट इज इन द पिक्चर। तो लेट्स सी, मोरल इन द किंग टट टूम, किंग टट एंड हिज वाइफ या फिर A एंड B। तो करेक्ट आंसर इज D1 दैट इज A एंड B। ये किंग टट की जो टूम था उसका एक मोरल बना हुआ था विद द सीरियस, जो कौन थे? गॉड ऑफ आफ्टर। हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, दैट इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी डिस्कवरिंग दैट द सागा कंटिन्यूज इज डैश। जो आप मुझे ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बताओगे। एज यू गाइस नो ये हमारा एक ट्रेडिशन है कि कमेंट सेक्शन को यूज़ करते हो आप लोग मुझे ऑथर नेम बताने के लिए, जिससे वो आपको अपने एग्जाम्स के लिए लर्न हो जाए एंड इससे मुझे ये भी पता चलता है कि इस बच्चे ने एंड तक MCQ मैराथन सीरीज को देखा है। नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए क्लास 11th इंग्लिश का MCQ क्वेश्चन, समरी, नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ इंग्लिश, तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID चेक कर सकते हो। मैंने 11th का इंग्लिश का फुल सिलेबस डाल दिया है। हाईलाइट सेक्शन चेक करना 11th इंग्लिश, उसमें आपको सारे ही चैप्टर के लाइन वाइज समरी, नोट्स प्लस MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनको आप अपने फ़ोन में नोट करके सेव कर सकते हो। सो विद दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद दिस। बाय बाय।